हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो जो आंदोलन किए गए हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन। ठीक है, तो आज का हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम जो भी आंदोलन या सत्याग्रह होगा उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी, उसकी पूरी कहानी को जानेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं या जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और या फिर जो आगे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सबको हम करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने गांधी जी के पूरे जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। तो सबसे पहले उसका थोड़ा हिस्ट्री को जान लेते हैं कि ताकि हम आगे ताकि जब हम आगे बढ़े तो वह है सारी की सारी आपकी बातें रिमाइंड हो जाएं। ठीक है, तो गांधी जी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए। ठीक है, भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और उन्होंने उनको सुझाव दिया कि सबसे पहले तुम भारत में जो भी कार्य करो उसमें आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में तुम जानो। ठीक है, लोगों का जो जीवन है उसके बारे में तुम पूरे भारत भ्रमण करके देखो कि कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कौन सी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। ठीक है, आते ही कोई भी कदम मत उठाओ। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी पूरे भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, इधर उधर घूम के देखते हैं लोगों का वास्तविक जीवन कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और आते ही उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की, ठीक है, थोड़ा बहुत घूमने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। वहीं पर लोग उनसे आकर मिलते और वह उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ठीक है, वहीं से तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? भारत लौटने के बाद 1915 के बाद भारत लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कदम क्या उठाते हैं, कौन सा सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1915 में भारत लौट आए, 2 साल तक वो भारत भ्रमण करते रहे। उसके बाद उन्होंने 1917 में पहला सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या नाम रखा गया। तो भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया? तो वह उसका नाम है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, पहले हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे और उसके बाद हम उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण हेडिंग डाल लीजिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, 1917 क्या था ये, इसके बारे में पहले हम पूरी स्टोरी को जानते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था जब गांधी जी साबरमती आश्रम में बैठे थे तो उसी समय बिहार से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी बिहार से गांधी जी से मिलने आते हैं और अपनी जो वहां की स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं। तो वहां पे क्या स्थिति थी, उस समय बिहार में एक 3 कठिया पद्धति लागू थी। ठीक है, 3 कठिया पद्धति। ठीक है, 3 कठिया पद्धति में क्या होता था कि यूरोपियन अंग्रेजों का भारत के ऊपर पूरा राज चल रहा था। ठीक है, यूरोपियन लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और अपनी मनमर्जी से लोगों से व्यापार करवाते थे, मनमर्जी से उनका माल खरीदते थे। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति में क्या था, जो बिहार के लोग थे उन्होंने अपनी जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, 3 कठिया पद्धति यही थी। तो 3/20 भाग का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो वह उस 20 बीघा जमीन में से 3 बीघा के ऊपर नील की खेती करेगा। ठीक है, तो यह कंपलसरी कर दिया था वहां पर, उनके जो वहां के जो किसान थे उनके ऊपर यह पद्धति कंपलसरी लागू कर दी गई थी कि किसी के पास भी कितनी भी जमीन हो उसके तीसरे हिस्से पर वह
वह नील की खेती करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए नील की खेती करना बहुत ही अनिवार्य कर दिया। ठीक है, 20 बीघा अगर जमीन है तो 3 बीघा के ऊपर नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी। ठीक है, तो इससे किसानों को बहुत हानि होती थी और खेती करनी तो करनी पड़ती थी। उसके अलावा जो भी यूरोपियन व्यापारी थे और नील का जो भी रेट लगाते थे, जो भी भाव लगाते थे, उसी भाव में उनको बेचना भी पड़ता था। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, उस पर आप खेती कर रहे हैं और उसके बावजूद अपनी मनमर्जी से खेती नहीं कर सकते, उसके बावजूद जो भी खेती कर रहे हो वो भी आपको अपने भाव पे नहीं बेच सकते। वो भी जो भी व्यापारी लोग हैं वो उस भाव को तय करेंगे और उसी भाव पर आपको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार किसान बहुत तंग आ चुके थे नील की खेती से भी, क्योंकि बाद में जब कृत्रिम नील आ गया था तो उसके बाद इस नील की वैल्यू बहुत कम हो गई थी, तो यूरोपियन व्यापारी इस नील को बहुत ही कम दामों पर खरीदने लग गए थे। ठीक है, तो यह इस प्रकार किसानों का जीवन यापन बहुत दुर्लभ हो गया था। तो इस समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमारे लिए यह लड़ाई लड़िए और हमें इस जो 3 कठिया पद्धति है इससे निजात दिलाइए, इससे छुटकारा दिलाइए। ठीक है, तो गांधी जी इसका जो राजकुमार शुक्ला जी थे इसका जो निमंत्रण है उसको स्वीकार कर लेते हैं और 1917 में चंपारण पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो चंपारण पहुंचते हैं तो उस समय गांधी जी का पूरे भारत में नाम हो चुका था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गिरमिटिया प्रथा जैसी जो भी कुरीतियां थी उनको खत्म करके ये भारत आए थे। ठीक है, तो भारत में नहीं पूरे विश्व में भी इनका नाम चलने लग गया था और गांधी जी चंपारण चले जाते हैं 1917 में। ठीक है, तो चंपारण जाते हैं तो गांधी जी के साथ और भी प्रमुख नेता जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से प्रमुख नेता गांधी जी के साथ जाते हैं। ठीक है, तो 4-5 प्रमुख नेता भी गांधी जी के साथ चंपारण जाते हैं। तो वहाँ के जो जिला के अधिकारी थे, चंपारण जिला के जो अधिकारी थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि गांधी जी आ रहे हैं और उनके साथ और भी प्रमुख नेता आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने गांधी जी और सभी नेताओं को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले गांधी जी जब पहुंचे तो वहां इन राजकुमार शुक्ला जी के पास जाने से पहले और भी किसानों से मिले। इन्होंने सोचा कहीं ये झूठ नहीं बोल रहे हो, ऐसी कोई समस्या है हो ही ना और हमारे ऊपर बात आ जाए, इसीलिए वो और भी किसानों से वहां पर मिले और देखा कि वास्तव में किसान बहुत परेशान है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया 1917 में। ठीक है, तो उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया और जेल में जाने के लिए तैयार हो गए और अंत में जो भी सरकार थी वहां पर उन्होंने सोचा कि आंदोलन बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक कमेटी बनाई और उसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो उसमें आप पूछ लेता है कि जो कमेटी बनाई गई थी चंपारण सत्याग्रह में, क्या उसमें गांधी जी सम्मिलित थे, ये उसके सदस्य थे? तो हाँ, गांधी जी भी उसके सदस्य थे। ठीक है, तो उसके बाद विचार विमर्श किया गया और अंत में गांधी जी की जीत होती है और 3 कठिया पद्धति चंपारण से समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह होता है भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद और उसमें जीत हासिल होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी चंपारण सत्याग्रह के पीछे की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि इसे क्या, चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हमारी थी पूरी कहानी। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चंपारण, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, कहां पर? चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, दूसरा जानते हैं कि गांधी जी के साथ कौन कौन से प्रमुख नेता इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चंपारण जाते हैं। पहला है स्वयं गांधी जी, दूसरे हैं आपके बाबू राजेंद्र प्रसाद। पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ गए थे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगले हैं आपके JB कृपलानी,
नेक्स्ट है हुर हक, मजहूर हक। ठीक है, अगला है आपका गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहूर हक, महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई। तो ये थे प्रमुख नेता जो गांधी जी के साथ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहूरुल हक और महादेव देसाई। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख नेता। और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से? चंपारण सत्याग्रह से पूछता है कि कौन सी पद्धति को समाप्त कर दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान? तो तीन कठिया पद्धति। ठीक है, ये मैं अलग से इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप हिस्ट्री को सुन लो, इसकी जो स्टोरी है उसको सुन लो, और ये महत्वपूर्ण तथ्य करके आप चंपारण सत्याग्रह हेडिंग डाल के और ये आप नोट कर लो। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आप जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उससे पहले आप इन नोट्स को देखोगे तो आपको ये बातें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, स्टोरी आपके दिमाग में अलग से रहेगी। ठीक है, तो तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई थी। और क्या क्वेश्चन पूछता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछने के पूरे चांसेस है एसएससी में। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को कौन निमंत्रण देने के लिए आता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति, किसान राजकुमार शुक्ला नाम का किसान गांधी जी को निमंत्रण देता है कि आप आइए और हमारे लिए वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो ये प्रमुख नेता हो गए। तीन कठिया पद्धति समाप्त, राजकुमार शुक्ला वहां पर आते हैं। और इसके अलावा क्या हुआ था, जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जीत होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को किसकी उपाधि दी? महात्मा की। ठीक है, ये तो इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये तो कोई एक मामूली इंसान नहीं है, ये तो एक महान आत्मा है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है आपका कि कौन से सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इंपोर्टेंट करके लिख सकते हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि हमने पढ़ी थी गांधी जी के बारे में लास्ट वीडियो में कि कौन सी उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो वहां पे भी हमने पढ़ा था डायरेक्ट कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। तो यहां पे हमने जाना कि कौन से सत्याग्रह के बाद दी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं चंपारण सत्याग्रह। इसी प्रकार चंपारण सत्याग्रह आपका पूरा होता है और यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टोरी आपको पता ही चल गई। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, 1917 में होता है। गांधी जी के द्वारा कौन से नेता जाते हैं साथ गांधी जी के साथ? गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहूरुल हक, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारे लिए लड़ाई कीजिए। तीन कठिया पद्धति वहां पे समाप्त कर दी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को इस सत्याग्रह के बाद दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 1918 में। 1918 में गांधी जी ने एक हड़ताल की। ठीक है, अहमदाबाद की मिल हड़ताल के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीरीज वाइज पढ़ेंगे। महात्मा गांधी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपकी। हाँ, टाइम लग सकता है थोड़ा, क्योंकि हम महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन है उनको पार्ट में लेके आएंगे। आज की इस वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो हम ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे या फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और नॉलेज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है,
एक बार यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा आपका, और एक बार जब हम इसके एमसीक्यूज की वीडियो लेके आएंगे तब आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। बस आप तैयारी करते रहना अपनी अच्छे से, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद आता है आपका अहमदाबाद की मिल हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद की मिल हड़ताल, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसकी स्टोरी है, ठीक है। हड़ताल ये कब हुई? 1918 में। तो क्या हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। तो क्या हुआ था? गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में जीत मिल गई, ठीक है। उसके बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं अहमदाबाद, ठीक है। तो उसके बाद अहमदाबाद में एक मिल हड़ताल होती है, ठीक है, उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। तो इसके पीछे क्या था, ये हड़ताल क्यों होती है, उसकी हिस्ट्री को जानते हैं पहले। तो 1917 में एक प्लेग नाम की बीमारी पूरे भारत में फैल गई थी, ठीक है। प्लेग, ये हड़ताल स्पेशल मजदूर करते हैं अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए। तो प्लेग नाम की बीमारी पूरे भारत में फैल गई थी, ठीक है। तो उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही होता था। उसके ये तो भारत में आज़ादी के बाद फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट बने हैं, ठीक है। तो 1917 में प्लेग की बीमारी पूरे भारत में फैल गई थी। इसके कारण जो मुंबई वगैरह में जो मजदूर काम करते थे वो वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मिल के मालिक होते हैं वो उनको रोकते हैं और बोनस वगैरह देते हैं, जिसको प्लेग बोनस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर वे थोड़े बहुत दिन रुक जाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने, जो मिल मालिक थे, उन्होंने अपना जो बोनस था वो बंद कर दिया। उसके बाद जो है मजदूर वापस अपने अपने घरों में लौट आते हैं। और उसके बाद जो ये कहानी, ये हड़ताल होती है अहमदाबाद में, ठीक है, मेन तौर पर वहाँ से शुरू होती है। तो प्लेग बोनस समाप्त हो गया। तो 1917 में प्लेग आया था, 1918 में ये हड़ताल होती है, ठीक है। तो 1918 में जब प्लेग की बीमारी थोड़ी बहुत कम होती है, तो उसके बाद जो मिलों के मजदूर, मिलों के मालिक हैं वो बोलते हैं कि अब हम आपकी जो तनख्वाह है वो हो सकता है कम भी कर दें या फिर उतनी ही देंगे। और ये मजदूर बोलते हैं कि नहीं, उतनी तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होगा, तो आप हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 20% मिल मालिक बोलते हैं मजदूरी बढ़ाने के, लेकिन मजदूर बोलते हैं 50% का बढ़ावा हो। और साथ ही साथ ये मजदूर बोलते हैं कि हमारा जो प्लेग बोनस था वो भी आपने खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल होती है उसमें फिर क्या होता है, गांधी जी स्वयं इसमें भाग लेते हैं। मजदूर हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं। गांधी जी देखते हैं कि हाँ भाई, मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी स्वयं इनके साथ हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या जाना गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह कहाँ पे हुई थी? एक स्पेशल जगह थी, वह थी एक कॉटन टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है। यहाँ पे ये हड़ताल होती है कॉटन टेक्सटाइल मिल में अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी स्वयं मजदूरों के साथ हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं और यह हड़ताल धीरे धीरे एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो उसके बाद और भी लोग जुड़ने लग गए। महात्मा गांधी का नाम सुनकर कि महात्मा गांधी स्वयं वहाँ पर बैठे हैं, तो और भी लोग इनके साथ जुड़ने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद जो मिल मालिक थे वो उन्होंने सोचा कि यह तो भाई खतरा हो सकता है हमारे लिए, अगर मजदूर काम नहीं करेंगे तो यह तो हमारा काम भी बंद हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो इसके बाद महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग होती है मिल मालिकों की, ठीक है। तो उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं कि भाई, महात्मा गांधी सोचते हैं कि 20% मिल मालिक बढ़ा रहे हैं और 50% मजदूरों की मांग है। तो ये महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है, 35% जो है वह कंफर्म करो कि 35% की बढ़ोतरी होगी इनकी मजदूरी में, ठीक है। तो उसके बाद और भी बातें होती हैं, जो भी एक जज बैठता है इनके ऊपर, तो वह कहता है कि ठीक है, मजदूरों की मजदूरी में 35% का मुनाफा होगा, ठीक है, या फिर बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार यह एक अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी महात्मा गांधी जी की जीत होती है। यह इस मिल में जब मजदूर बोलते हैं कि ऐसे तो महात्मा जी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, जो भी है हमारा परिवार हो, भूखा मर जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ से भूख हड़ताल पे सबसे पहले बैठते हैं भारत में, ठीक है। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर
कौन से आंदोलन में बैठे, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, 21 दिन तक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं। उसके बाद जो मिल मालिक है वो मानते हैं, ठीक है। तो इस बात पर सोच कर कि ठीक है भाई तुम्हारे बाल बच्चे भूखे रहते हैं तो मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाता हूँ, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 21 दिन तक भूखे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इनके साथ और साथ किसने दिया इसमें इनका, तो अंबालाल साराभाई की बहन जो थी अनसुईया बेन, ठीक है। अनसुईया बेन ये महात्मा गांधी की प्रमुख सहयोगी रहती है इस मिल हड़ताल में, ठीक है। ये कौन थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई कौन थे, महात्मा गांधी जी के मित्र थे, ठीक है। और लेकिन ये अंबालाल साराभाई मिल मालिकों की तरफ से लड़ रहे थे, तो ये गांधी जी के विरोधी हो गए, ठीक है। लेकिन इनकी बहन गांधी जी की सहयोगी थी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 21 दिन की हड़ताल के बाद मकान मिल मालिकों के साथ जो मीटिंग होती है उसमें ये तय हो जाता है कि 35% की मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एक महात्मा गांधी की जीत होती है अहमदाबाद मिल हड़ताल में, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हो गई इसकी स्टोरी। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, यहाँ पर अभी लिखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं उन सबको अभी हम जानते हैं, ठीक है। हालांकि बात यही है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और हमारा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से तैयार होने के पूरे चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये अलग महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा रहा हूँ आपको, आपके नोट्स जो बनेंगे उनमें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डाल लीजिए सबसे ऊपर, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी इस हड़ताल में भूख हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है। तो भूख हड़ताल पर बैठे महात्मा गांधी पहली बार, ठीक है। कितने दिन पूछे कि कितने दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे, 21 दिन, ठीक है। इनकी सहयोगी कौन थी इसमें अहमदाबाद मिल हड़ताल में, तो अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया, ठीक है, अनसुईया। अंबालाल साराभाई कौन थे, मित्र थे महात्मा गांधी के, ठीक है। महात्मा गांधी के मित्र अंबालाल साराभाई और उनकी बहन अनसुईया, ठीक है। ये इनकी प्रमुख सहयोगी थी, प्रमुख सहयोगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों में कितना ही मुनाफा हुआ या फिर बढ़ोतरी हुई, तो 35% की बढ़ोतरी मजदूरी में। पूछे कि यह हड़ताल किन की थी, तो मजदूरों की, ठीक है। तो 35% की बढ़ोतरी मजदूरी में हो गई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गई अहमदाबाद मिल हड़ताल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गई, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी के आगे आंदोलन में बढ़ते हैं तो आता है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो जो कि 1918 में होता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल करते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह पे चलते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गई, उसके बाद चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ आपका, 1918 में, ठीक है। खेड़ा एक जगह पड़ती है गुजरात में, ठीक है। तो इसकी स्टोरी को जानते हैं पहले, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे,
ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा एक जगह पड़ती है कहां पे, गुजरात में। यह भी एक किसान आंदोलन था, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब गांधी जी ने पहले ही बता दिया था, जब भी सत्याग्रह का प्रयोग करते थे तो वो पहले ही कंफर्म कर लेते थे कि मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको सत्याग्रह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सत्याग्रह के क्या नियम थे, सत्य के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है, अहिंसा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, हमें इसके लिए चाहे कोई जेल में डाले तो हम जेल में जाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ सत्याग्रह के लिए कुछ शर्तें होती थी, ठीक है। तो गांधी जी उन सबको सबसे पहले मनवाते थे, ठीक है। कोई भी सत्याग्रह शुरू करते थे तो वहां पर वो उसके लिए पहले कह देते थे कि अगर आप इन शर्तों को मानोगे तो मैं ये आपके साथ ये सत्याग्रह करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ सत्याग्रह की शर्तें। तो खेड़ा सत्याग्रह आता है 1918 में ही, ठीक है। गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ा। तो किसानों का ये एक सत्याग्रह आंदोलन था। तो उसमें क्या होता था कि वहां से जो किसान थे उनकी उपज जो थी वो बहुत कम होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि भारत में लगातार अकाल पर अकाल पड़ रहे थे, या फिर मौसम की वजह से, या फिर और भी कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से, मतलब उपज जो थी वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है। और उपज बहुत कम हो गई थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज उनसे लगातार लगान वसूल कर रहे थे, ठीक है। तो जब इस बात का पता महात्मा गांधी को लगा कि भाई ये सब हो रहा है हमारे देश में हमारे किसानों के साथ, तो वह है उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक। और एक नेता आते हैं इनसे मिलने के लिए जिसका हमारे इतिहास में बहुत बार जिक्र आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही होती है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भी बहुत से प्रमुख नेता आते हैं, जो कि अनुसुईया, जैसे कि अनुसुईया चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहां से जो भी प्रमुख नेता थे वो तो सारे के सारे थे इनके साथ, ठीक है। और भी लोग जुड़ जाते हैं इनसे। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि जाओ, और ये प्रमुख नेता जो होते हैं इनको कहते हैं कि जाओ और अलग अलग जगह पर जाकर इस आंदोलन के बारे में लोगों को बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुट सके, ठीक है। किसानों को उनके हक के बारे में पता लग सके, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक पेशे से वकील थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसमें आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री यहाँ पर कैसे होती है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो विट्ठल भाई पटेल के छोटे भाई थे, ठीक है। ये आपस में भाई थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो विट्ठल भाई पटेल के छोटे भाई थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके सदस्य थे उन दिनों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ये इसके सदस्य थे। विट्ठल भाई पटेल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, ठीक है। और इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने पढ़ा था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसकी स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सीधी सी बात है भाई, अगर इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की और महात्मा गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, तो इस जो सोसाइटी है इसके जो सदस्य हैं उनका वहां पर आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो जो उस समय इसके सदस्य कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल के भाई कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर विट्ठल भाई पटेल यहाँ पर जाते हैं तो इनको भी पता चलता है कि भाई हमारे भैया कहाँ पर जा रहे हैं, तो ये भी उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि भाई लोग जो महात्मा गांधी जो है वो मतलब सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं या फिर क्या वहां पे मामला है। तो इस वजह से ये इनके साथ जाते हैं ये देखने के लिए कि यह क्या मामला है, ठीक है। वहां पर जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते हैं कि यह तो किसानों के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। तो इसके बाद इन्होंने इस सत्याग्रह में पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये महात्मा गांधी के बिल्कुल करीब हो गए, ठीक है। ये खेड़ा सत्याग्रह के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होती है महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह, तो अब चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जाओ और पूरे देश के किसानों को इस बारे में बताओ कि तुमसे जो भी लगान लिया जा रहा है वह बहुत ही गलत है, ठीक है। तो ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो जो अंग्रेज प्रशासन है वह भी एक बार
सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह में बहुत सी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, उसमें गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया गया कि ठीक है कि जो किसान मतलब जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, सिर्फ उनसे ही लगान वसूली की जाएगी। ठीक है, जो छोटे किसान हैं और जो लगान देने के लिए मतलब एलिजिबल या फिर योग्य नहीं है, जिनका बहुत घाटा हो रहा है उपज में, ठीक है, तो वो लगान नहीं देंगे। कब तक? जब तक उनकी उपज अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाती, जो उनको मुनाफा शुरू नहीं हो जाता, उससे पहले वो लगान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। अंत में गांधी जी की इसमें भी जीत होती है। तो और धीरे धीरे करके गांधी जी पूरे भारत में बहुत ही बड़ी ख्याति के रूप में प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की ऐसे जीत होती है। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह आपका। इसमें जानते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तो कुछ तो यहीं पे हो गए कि खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा नामक जगह कहां पे पड़ती है? गुजरात में। महत्वपूर्ण तथ्य करके लिख सकते हैं आप। ये कब होता है? 1918 में। ठीक है, खेड़ा जिला कहां पे पड़ता है? गुजरात में। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल विट्ठल भाई पटेल के छोटे भाई। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल सदस्य हैं किसके? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो ये आपकी अलग बातें हो गई। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है खेड़ा सत्याग्रह में? गुजरात से हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। उसके बाद जो किसानों के लगान की माफी मिलती है। ठीक है, जो छोटे किसान होते हैं उनके लगान में माफी मिलती है। ठीक है, और जो बड़े किसान होते हैं उनको लगान देना होता है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि खेड़ा सत्याग्रह से मिलती है। यह हो गया आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह में यही कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो मेन तो एक यही क्वेश्चन बनता है कि यह कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, खेड़ा जगह कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। वल्लभ भाई पटेल की एंट्री यहाँ पर होती है। महात्मा गांधी से इनकी जान पहचान बढ़ती है, ये महात्मा गांधी के प्रिय बन जाते हैं। ठीक है, तो किसानों के लगान की माफी मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आज हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में मिल हड़ताल, और उसके बाद हमने पढ़ा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये कुछ एक आंदोलन आज की इस वीडियो में हमने किए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम आगे के जो आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो आंदोलन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा का सारा सिलेबस होगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे, छोटी छोटी वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक ये सभी चीज़ें याद रह सकें। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।